मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको शर्म आती मगर मालिक को कुछ न कहती, क्योंकि 25,000 तनख्वाह मिलती थी और मैं अपना 25,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार में तपने लगा। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात रुक जा। मैं मान गई, मगर उस रात होश उड़ गए जब मालिक ने, मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत ज्यादा कलील थी, बमुश्किल ही घर का गुजारा हो पाता था। इस पर मेरा छोटा सा चंद माह का बच्चा, मैं उसे छोड़कर घर के काम काज के लिए नहीं जा सकती थी, न ही कहीं मुलाजमत कर सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाजत ना दे। वो काम की नौयत ही कुछ ऐसी थी। वो कहने लगी कि उसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की जरूरत है जो उनके बच्चे के लिए रजाई माँ बन सके। अपने पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वो कहने लगी कि वो बहुत अमीर हैं और उसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, इसकी खातिर तो वो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा, मेरा शौहर शायद मुझे इस बात की इजाजत ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वो तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज्यादा माकूल हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा शौहर इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत तो है ना। फिर वो अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज का फायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे शौहर की बहुत कलील सी तनख्वाह थी, मेरा इसमें गुजर बसर नहीं होता था, न ही मैं अच्छी खुराक खा सकती थी। मेरा बच्चा भी बेहद कमजोर सा था और औलाद की खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ उसे शरीक बनाना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लगी थी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो शौहर को भी कायल कर लूंगी। अगले रोज मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वो वाकई बेतहाशा अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकन टांग पर टांग रखे सोफे पर बैठी थी और बच्चा बेतहाशा रो रहा था और मुलाजमा की गोद में था जो उसे फीडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध पी नहीं रहा था। मालकन ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा और उसके चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी। कहने लगी, न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा भरा है। आजकल लोग डब्बों का दूध पिलाते हैं और बच्चे पल जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे अपनी बात ही पूरी करनी होती है। कहने लगी, बहरहाल ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारे मालिक कभी कमरे से बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। ये कहकर वो उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को पुकारने लगी कि उसने शॉपिंग पर जाना है, इसीलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी, कैसी माँ थी आखिर वो। खैर, फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को इस हक से मुस्तफीद करने से कासिर है, लेकिन ये तो हट्टी कट्टी औरत थी, सेहतमंद भी थी, अपने बच्चे को इस नेमत से नवाज सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माएँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों को मुलाजमा के रहमो करम पर ही पालती हैं, उसे सीने से लगाने के बजाय मुलाजमा के हाथ में दे देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी थी। वक्त वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे न थे कि खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से महरूम रख रही है। औरत उठकर जा चुकी थी। कुछ देर बाद उसके घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या यह है वो खातून? पड़ोसन कहने लगी, जी यही है। मेरी गोद में पकड़े मेरे बेटे को उसने बगौर देखा और फिर मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी न थी, मैं दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा कि इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती हैं। मैं उसके बाद सुनकर कहा कि रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में होती है, जिस रब ने बच्चों के लिए खुराक का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े मुताज्जिब से अंदाज में मुझे देखा। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे ये पाउडर वाला दूध मुवाफिक नहीं है, और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं है कि बच्चे को उसका ये हक दे। मैं अपने बेटे की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर कहने लगा, जितने आप चाहें, मुझे पैसे देने में कोई कबाहत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त रहे। उसने मुझे महीना 40,000 का कहा था। ये सुनकर तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़ायद पैसे थे। जब मैंने अपने शौहर को बताया तो पहले तो वो खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी पेशरफ्त के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी। अगले रोज़ जब मैं इस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, रात को 10 बजे के बाद आप जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक मुलाजमा के हमरा एक कमरे में चली गई। वो कमरा उसके बच्चे के लिए मखसूस था। वो बच्चा रोए जा रहा था, शायद शिद्दत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने साथ लगाया, उसे चुप कराया। कुछ ही देर में वो सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से
मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को भी शरीक कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर या गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी सी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी जानिब लपकता, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था जैसे मेरा बेटा अभी रो देगा, इसीलिए मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के इर्द गिर्द रख दिए। मेरा बेटा इन खिलौनों से बहल सा गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर मेरे अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन अब सोच रही थी कि उसे लिटाऊंगी कहाँ। बेड तो उन मालिक का था और मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे वहां बैठे हुए के कमरे का दरवाजा खुला और एक मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का ग्लास था और वो मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं कि उसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी, वो भी सारे का सारा तुम्हें खाना पड़ेगा। ये सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि ये सब कैसे खाऊंगी। वो मुलाजमा कहने लगी, मालिक का हुक्म है, वो कह रहे थे कि आप खुराक अच्छी खाएंगी तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध का ग्लास पी लिया। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का ग्लास पिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ साथ न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे मोड़ दिखाता है। कहा कि मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहान की हर नेमत रखी थी, सिर्फ उस मालिक के बच्चे के तवस्सुत से। 4-5 दिन में सिर्फ मेरी सेहत में वाज़े फ़र्क आना शुरू हुआ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये थी कि जब भी मैं मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फ़ौरन से उस बच्चे को गोद से उतार देती। वो मुझे अपने बेटे के मुतालिक पूछने लगता। मुझे अपने मालिक की यह हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वो क्यों कमरे में बिला झिझक चला आता है। जब 4-5 दिन यही सिलसिला चलता रहा तो फिर मैंने एक दिन कह ही दिया कि देखें, मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार कमरे में आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़े। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको मैंने कहा, जी फरमाइए। वो कहने लगा, देखिए, मैं आपको जो खाने पीने में इतने लवाजमात पेश करता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का मालिक हो। बस मुझे ये वहम रहता है कि हो सकता है कि आप मेरे बेटे के बजाय अपने बेटे पे ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वो मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? उसका खा पी कर मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूंगी और उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं, या उसे भूखा रखूंगी। मैंने कहा, साहब मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, ना ही नमक हराम। अगर आपको ऐसा भी शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख लें। ये कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ न रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब ज़रूर थी लेकिन बेज़मीर हरगिज़ नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ पर रुक गई? मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, इसका ख्याल भी बहुत रखती थी। जब तक मैं वहाँ होती उसके बच्चे को संभालती भी थी और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बहलाती रहती थी। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे तवज्जो देती। उसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। मेरा शौहर वापस घर ही नहीं आया था। रात के 12 बज गए तो मैं बेहद परेशान थी। तो जब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे ये बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, ये सुनना था कि मैं बेहद परेशान हो गई थी। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची मेरे शौहर की वफ़ात हो चुकी थी। वो बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं गश खाकर गिर चुकी थी। कभी अपने चंद माह के बच्चे को देखती तो कभी अपने शौहर के मुर्दा वजूद को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों का रश लग चुका था। सुबह ही मेरे शौहर की तदफीन हो गई। वो रात मैं यूं ही रोती रही और यूं ही गुजार दी, जबकि मेरे बेटे को खबर भी ना थी कि उसके वालिद की वफ़ात हो चुकी है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान जहान हो और ये मासूम बच्चा, आगे की ज़िंदगी कैसे काटोगी? तुम्हारा शौहर तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया से छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज चहमगोइयाँ मुझे मज़ीद परेशान कर रही थी। मैं शौक बैठी थी जब अगले रोज़ घर के दरवाजे के बाहर एक प्राडो आकर रुकी और गली के बच्चे उस गाड़ी के साथ भागते भागते आए। हर कोई दीदे फाड़ कर उस बड़ी बड़ी गाड़ी को देख रहा था कि आखिर हमारे इस छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मालिक घर में दाखिल हुए। गांव की औरतें तो मुंह खोले मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालात की नज़ाकत को उन्हें अंदाज़ा हो चुका था। उन्हें ये भी खबर मिली थी कि मेरे शौहर की कल रात को ही वफ़ात हो चुकी है, तो वो मुझसे ताज़ियत करने लगे।
میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی تو مالک کہنے لگے تم فکر مت کرو، دراصل میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت ہی خراب ہے، وہ تو اب ملازمہ کے پاس بھی چین سے نہیں رہتا، بس روتا ہی رہتا ہے، تمہاری گود کی اسے عادت ہو چکی ہے، یہی کہنا تھا کہ تم واپس آ جاؤ۔ میں اپنی غلطی پر معذرت خواہ ہوں، بس اپنے بچے کو لے کر تھوڑا حساس ہو گیا تھا، کیونکہ جس بچے کی سگی ماں اس کی سگی نہیں تو بھلا میں اس کی رضائی ماں پر ایک دم سے کیسے یقین کر سکتا تھا۔ مالک بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، انہوں نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی تو وفات ہو چکی تھی، مگر گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ وہی مجھے کئی بار ملازمہ کا فون آ چکا تھا کہ مالک کا بیٹا بڑا ہی بیمار ہے، صرف میری ہی گود میں اسے سکون مل سکتا ہے۔ مجھے اس بچے کی بھی فکر تھی، آخر کو میں ایک ماں تھی، میری گود میں بھی معصوم بچہ تھا، بھلا میں دوسرے بچے کی کیسے فکر نہ کرتی۔ اسی روز میں نے مالک کو فون کیا تو انہوں نے گاڑی بھجوا دی، جس میں بیٹھ کر میں مالک کے گھر پہنچی تھی۔ میری حالت کافی خراب تھی، مگر اس کے باوجود میں نے جیسے ہی مالک کے بچے کو اٹھایا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا، اسے تو جیسے میری عادت سی ہو چکی تھی، ہر وقت میرے ہی پاس رہتا۔ یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہوئے اور پھر ایک روز میرے پاس آ کر کہنے لگے تم اگر بہتر سمجھو تو یہیں رہ لو، میں تمہارے لیے کوارٹر خالی کروا دوں گا، ویسے بھی تمہارے اس دنیا میں کوئی راحت نہیں، تو بہتر ہے کہ اکیلے رہنے سے تم یہیں رہ لیا کرو۔ مالک کی بات مجھے بری بھی نہیں لگی تھی، اب تو مالک کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، جو بھی چیز اپنے بیٹے کے لیے لاتے وہی میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آتے، جبکہ مالکن کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہ ہوتا، وہ کب آ رہی ہیں کب جا رہی ہیں، مالک کو بھی خبر نہ ہوتی، ہر وقت ان کی شاپنگ اور دوستوں کے ساتھ پارٹی بھی ہوتی رہتی تھی، اور کئی بار تو وہ دوسرے ملک اکیلی اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے بھی جا چکی تھی۔ انہیں اس بات کی ذرا سی بھی پرواہ نہ تھی کہ ان کا بچہ کس حال میں ہے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے کافی اداس سی رہنے لگی تھی، میرا بیٹا بھی اپنے باپ کو یاد کر کے روتا رہتا، اکثر بخار میں مبتلا رہتا۔ ایک روز مالک کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، میں کوارٹر میں جانے لگی تو مالک بولے آج تم یہیں رہ جاؤ، میرے بیٹے کے کمرے میں ہی سو جانا، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور وہ صرف تمہارے پاس ہی بہل سکتا ہے۔ مجبوراً مجھے وہیں رکنا پڑا۔ آدھی رات کو مالک کا بیٹا بھوک کی شدت سے جاگا تو میں اسے دودھ پلانے لگی، مگر تبھی مالک کمرے میں آ گئے۔ میں اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی، جب قدموں کی آہٹ سنی تو بوکھلا کر مالک کے بیٹے کو خود سے دور کرنے لگی۔ وہ سو چکا تھا اور اس کی طبیعت بھی کچھ بہتر تھی۔ میں ہڑبڑاہٹ دیکھ کر مالک میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے اور پھر جو بولے وہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ مالک کہنے لگے کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ دھیان سے سننا، میں ایک ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو نہ صرف دنیا داری سنبھالے بلکہ گھرداری اور میرے ہونے والی اولاد کو بھی سنبھالے، اس کی اچھی تربیت کرے، جبکہ میں نے جس عورت سے شادی کی ہے اس میں ایسی کوئی بھی خاصیت موجود نہیں ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی تمہاری عدت پوری ہو میں تم سے نکاح کر لوں، تم میرے بیٹے کا اپنے بچے کی طرح خیال رکھتی ہو، میرا بچہ بھی تم سے گھل مل چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کی ماں کا درجہ دے دوں۔ میں نے جب مالک کی بات سنی تو میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، فوراً کہنے لگی کہ نہیں، مجھے صرف اپنے شوہر سے محبت ہے، میں ایسے کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں، ابھی تو اس کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی۔ میں فوراً واپس اپنے کوارٹر میں چلی گئی، مگر مالک کہنے لگے تمہیں اس فیصلے کا اختیار ہے، تم جو کہو گی وہی کروں گا۔ مالک کا رویہ میرے بچے کے ساتھ بہت اچھا تھا، اسے تو امیروں والی آرام و آسائش مل رہی تھی۔ میں نے بہت سوچا، جب اپنے بچے کے مستقبل کو دیکھا اور مالک کے بیٹے کو، تو مجبوراً مجھے مالک کا فیصلہ ماننا پڑا، مگر مجھے مالکن کی طرف سے بڑی ہی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں نے مالک سے نکاح کے لیے ہاں کی تو مالک نے فوراً اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ چیخنے چلانے لگی، مگر مالک نے اس کا سارا بینک بیلنس اور کریڈٹ کارڈ لے لیے تھے۔ وہ اب تک جتنی بھی عیاشیاں کر رہی تھی وہ مالک کے پیسوں پر کر رہی تھی۔ مالک نے اس سے پیسے لیے تو وہ کنگال ہو گئی، انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے غلط کیا، مگر شادی کے بعد جب میں نے مالک کی محبت دیکھی تو میں خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی، شاید یہی میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میرے بیٹے کو باپ کا پیار مل رہا تھا، وہی مالک کے بیٹے کو ایک ماں کی محبت مل رہی تھی۔ میں اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کرنے لگی، اس نے کیسے ایک در سے باقی در کھولے تھے اور میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔